हाय दोस्तों, वेलकम टू वे टू पीसीएस चैनल। और मेंस के हिसाब से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए एग्रीकल्चर। तो इस पे मैं कल एक वीडियो लाया था जिसमें बेसिक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार की बात की गई थी। और ये दूसरा लेक्चर है इसी सीरीज में जिसमें हम लोग मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिहार सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी उसको देखेंगे। और ये आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मैं प्रवीण कुमार और मैंने 67th बीपीएससी में 99th रैंक हासिल किया है। और मैं और मेरे मित्र मनोज कुमार हम दोनों बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं और वी आर कंडक्टिंग 69th मेंस टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल पर चलाया जा रहा है। और इस टेस्ट का शेड्यूल आप इस साइड देख सकते हैं नीचे, और आप इस पर जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिहार सरकार या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो स्पेशली मैंने यहाँ लिखा मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मोस्टली सारे इनिशिएटिव बिहार सरकार में तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीड सेक्टर इनिशिएटिव। तो सीड से रिलेटेड जो बीज होता है, बीज से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो सबसे पहले तो हाई यील्डिंग वेराइटी जो होता है उसको प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही हाइब्रिड वेराइटी होता है। सो दीज आर मोस्टली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। तो अच्छे वेराइटी का सीड अगर आप यूज करेंगे तो आपका उत्पादन और उत्पादक क्षमता ज्यादा होगा। और इस तरह के सीड को घर घर पहुंचाने के लिए सीएम क्रैश सीड प्रोग्राम यूज किया गया है, जिसके थ्रू हम इसे हर रिवेन्यू विलेज में बिहार में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही होम डिलीवरी ऑफ सीड्स भी की जा रही है फार्मर्स को। और ये जो हम लोग बोल रहे हैं हाई यील्डिंग वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, इसमें एक दो चीज़ें और है कि पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी भी है, ड्राउट रेसिस्टेंट वेराइटी भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही कम समय में जो परिपक्व हो जाते हैं, लो टाइम मेच्योरिटी वाली जो सीड है, उस तरह के सीड को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसे एटीएम में आत्मा भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद इधर देख सकते हैं, साथ ही सीएम मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना भी चलाया जा रहा है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो एसआरआर जो है इसको काफ़ी बढ़ाना है हम लोगों का। कल हम लोगों ने देखा था वीडियो में करीब 42% था, जिसमें फर्स्ट एग्रीकल्चरल रोड मैप में उसको बढ़ा के 83% करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि हम लोगों ने अभी तक अचीव नहीं किया है। तो उसी के लिए सीएम तीव्र बीज विस्तार योजना भी चलाया जा रहा है। इसमें स्पेशल फोकस जो पल्स एंड ऑयल सीड के बीज को दिया जा रहा है। और इवन चूंकि ऐसे सर्टिफाइड सीड कॉस्टली होता है तो इसके लिए फार्मर्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही ऊपर मैंने यहाँ छोटा सा लिखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बारे में आपने सुना हुआ है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स को, और आसानी से मिल जाए इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस वाला सिस्टम रखा गया है। तो जिसके कारण किसानों को अच्छे से क्रेडिट प्राप्त हो और फाइनेंस की इशू नहीं हो। उसके बाद ऑर्गेनिक कॉरिडोर की भी बात की जा रही है। तो 13 गंगा रिवर के बेसिन में जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके किनारे, उसके उसमें सभी जगह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऑर्गेनिक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए टोटल 188 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉर्म्ड। उसके साथ ही इधर देख सकते हैं फर्टिलाइजर पे। तो फर्टिलाइजर पे भी सरकार काफ़ी सब्सिडी देती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा यूरिया कंजम्पशन होता है, और यूरिया भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन बिहार में रोहतास में है, और एनपीके फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पूर्णिया में होता है। इसके साथ ही सरकार स्पेशल फोकस दे रही है कि बायो मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोट किया जा सके। इसके साथ जब भी हम लोग एग्रीकल्चर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है वो सारा कुछ आता है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। And focusing on horticulture sector will will improve the crop diversification as well as increase in income of the farmers। तो जो ये सब चीजें ना हम लोगों ने एग्रीकल्चर रोड मैप में भी बात किया था कि सरकार इज फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और साथ ही इनकम भी हॉर्टिकल्चर पे ना काफी इनकम ग्रोथ ज्यादा होगा फार्मर्स का। तो काफी ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 23 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है।
बाकी जो बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये मिशन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का सीएम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो टोटल पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर है किसी न किसी तरह से। सिमिलरली इसमें प्रमोट रूफ टॉप गार्डनिंग भी किया जा रहा है। वन क्रॉप फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम भी लाया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेशल क्रॉप पे फोकस किया जा सके। साथ ही फार्म मैकेनाइजेशन मेला, जो फार्म में यूज होने वाले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पंप सेट हो गए, थ्रेशर हो गए, चॉपर कटर हो जाते हैं, इस तरह की चीजें, तो ये सब चीजें किसानों को काफी कम दामों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए ना सरकार काफी सब्सिडी दे रही है। और समय समय पर ये मेला लगाया जाता है सरकार के द्वारा, फार्म मैकेनाइजेशन मेला, जिसमें सब्सिडी पे फार्मर्स को इम्पोर्टेंट जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही इसमें स्पेशल मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है बिहार में। आई गेस मखाना का जो डेवलपमेंट केंद्र है वो शायद दरभंगा में है। उसके साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी रिसेंटली बनाया गया है 2 जगह पे। चांद पटना के आसपास ही है, आई गेस पटना बिहार शरीफ के रास्ते में आता है शायद। तो वहाँ पे चंडी फॉर वेजिटेबल एंड देसरी फॉर फ्रूट्स, यहाँ पे 2 जगह पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। उसी तरह अगर आप इरिगेशन फैसिलिटी में ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन का यूज करते हैं तो उस केस में 90% सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। टू प्रमोट एक्सपोर्ट इशू ऑफ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एट पटना, तो कुछ जो आजकल हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर की लीची और जो मगही आम और ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो सके, मखाना भी है, तो उसके लिए ना हम लोगों को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध हो सके, तो ये एक सेंटर पटना में भी बनाया गया है। साथ ही चूंकि इरिगेशन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीजल पंप सेट पे डिपेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में कि 2016-17 से 2020-21 में जो हमारा पावर कंजम्पशन है बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 2.5% से बढ़ के 5.1% हो गया है। तो ये करीब करीब दुगना हो गया है। और चूंकि ये पावर किसानों को सस्ते दाम पर मुहैया हो सके, इसके लिए सीएम कृषि विद्युत संबंध योजना चलाया जा रहा है, जिसमें कि सस्ते दरों पर किसानों को एग्रीकल्चर नीड के लिए विद्युत उपलब्ध करवाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं सब्सिडी का फिगर है 2017-18 में बिहार सरकार द्वारा 103.96 करोड़ था, जो कि अभी 2020-21 में बढ़ के 615.67 करोड़ हो गया। तो करीब 6 गुना आप बोल सकते हैं इसको, पिछले 3-4 सालों में हो गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो देख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला खोला गया है आरा में। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज पटना में खोले जाने वाला है। एग्रीकल्चर बायोटेक कॉलेज जो है ऑलरेडी सब और भागलपुर में है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पहले एक ऑलरेडी खुला हुआ और दूसरा खुलने की बात भी की जा रही है। तो ये जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी उम्मीद, और इसने नेशनल अवार्ड और अवेयरनेस वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान दिया था। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार फार्म मशीनरी और रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, जो कि स्टबल बर्निंग वाली चीज़ें हम लोग बोलते हैं, तो वो जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है उसके लिए 80% सब्सिडी दिया जा रहा है। इसमें मोस्टली देख सकते हैं पैडी स्टॉक के लिए को जो है, इसमें एक और स्कीम था कि जो धान के स्ट्रॉ बचे रह जाते हैं खेत में फसल काटने के बाद, उसको कलेक्ट करके बांध के उस बेल को जो है कॉम्फेड द्वारा खरीदा जा रहा था, जो कि जो फार्मर चारे के रूप में उसका प्रयोग कर सके। तो ये एक इनिशिएटिव था जिससे किसान स्टबल बर्निंग से बच सके। उसी तरह एक बायोचार प्रोडक्शन भी है, क्रॉप रेसिड्यू को कन्वर्ट करके कार्बन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मटेरियल बनाया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार बायोचार प्रोडक्शन और बायोमेन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मटेरियल को फोकस दे रही है। साथ ही जो डीबीटी स्कीम्स हैं, आधार ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस है, यूज्ड फॉर इनपुट सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, पीएम किसान निधि योजना, इन सब चीज़ों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। एक डिजिटल एग्रीकल्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो बिहान ऐप है ऑलरेडी, जो कि वन स्टॉप डिजिटल प्रोग्राम है, जिसपे सभी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप इस ऐप में जानकारी वगैरह उपलब्ध होती है फार्मर्स को डायरेक्टली सीधे। साथ ही किसान चौपाल चलाए जा रहा है हर पंचायत लेवल पे। किसान पाठशाला भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर के फील्ड लेवल पे उनके खेतों में जाकर उनको बताया जा रहा है कि किस तरह के सीड लगाए जाए, या जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड किया जाए।
साथ ही सरकार ने जो एपीएमसी एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2006 आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रिपील कर दिया गया है और अब सारे भी जो मंडी हैं बिहार के, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट मार्केट की तरह ट्रीट किए जाते हैं और उसमें किसी तरह का कोई फी वगैरह नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तरफ से एक उनका अलग से डिवीजन है जिसे BAVS, बभास डिवीजन बोलते हैं। ये डिवीजन स्पेशली बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट के लिए काम करता है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। इसके तहत शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटी को प्रमोट किया जा रहा है और कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जो बेस्ट प्लानिंग मेथड्स होते हैं। इसमें जीरो टिलेज है, रेज्ड बेड है, ड्रम सीडिंग, लाइन सोइंग, इस तरह की स्कीम्स को और इस तरह की व्यवस्था को प्रमोट किया जा रहा है ताकि किसान इन जीरो टिलेज वगैरह फैसिलिटी का यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सके अपना। इसके बाद जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो साथ में जो एलाइड सेक्टर है उसमें फिशरी, मिल्क, डेयरी, ये सारा सेक्टर का भी बात करते हैं। तो यहाँ पे फिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप देख रहे हैं जो सेंट्रल लेवल पे सरकार द्वारा पीएम मत्स्य संपदा योजना ऑलरेडी चलाया जा रहा है, जिसका मेन काम है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिश। और वो कैसे करेंगे हम लोग? बाय एक्सपेंशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो अधिक से अधिक वाटर रिसोर्सेज, तालाब वगैरह को एक्सपेंड किया जाए और जिसके थ्रू हम लोग फिश को प्रोडक्शन और बढ़ा सकें। तो ये पीएम मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। सिमिलरली बिहार सरकार द्वारा सीएम इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम है। जो चौर एरिया होता है ना, चौर बोलते हैं जो पानी काफी समय तक पानी के अंदर रहने वाला एरिया, मतलब लो लैंड होता है जहाँ पे बरसात के सीजन में या बाढ़ का पानी जो है जमा हो जाता है, इसे चौर रीजन बोलते हैं। तो इस चौर रीजन में फिश का काफी आसानी से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए सीएम ये स्कीम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें चौर के रीजन में जो है फिश प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे और वहाँ पे छोटे छोटे तालाब वगैरह बनाए जाएंगे जिसमें अधिक से अधिक फिश का उत्पादन हो सके। फिर एक रिवर रैंचिंग प्रोग्राम भी है इसमें, जिसमें क्या है स्पेसिफिकली कि आप लोगों को पता होगा कि कई बार ना बहुत सारे नदी के ना कुछ स्पेशल ब्रीड होते हैं फिश के, जैसे कोसी हो गया, इसका अपना जो है रेहू, कतला, वो सब तरह की मछलियां होती हैं। तो इन तरह की मछलियों को ब्रीडर को उन आइडेंटिफाइड रिवर से लिया जाएगा, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा, ब्रीडिंग द्वारा उनको उनके फिंगरलिंग डेवलप किए जाएंगे और उसको फिर नए आइडेंटिफाइड रिवर में या पॉन्ड्स में छोड़ा जाएगा जिससे उस तरह के जो नस्ल के फिश है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है फिश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी है, जो आजकल फिश लोग अपने यहाँ छोटे छोटे तालाबों में करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं देखी गई है कि नेचुरल कैलेमिटी या इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस या पॉइजनिंग वगैरह के कारण या पॉल्यूशन के कारण काफ़ी सारे फिश एक ही बार में मर जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार एक स्पेशल इंश्योरेंस प्रोग्राम भी लाई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो शेयर इन एग्रीकल्चरल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, जो GSDP बोलते हैं ना, तो ऐसे ही ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। इसमें आप देख सकते हैं फिशरी का कंट्रीब्यूशन करीब 8% है और लाइव स्टॉक का 30% है। तो ये दोनों फिशरी एंड लाइव स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार एग्रीकल्चर के लिए। आप देख सकते हैं जो बिहार है, मीट आउटपुट बिहार में पिछले 2016-17 से 20-21 में करीब 4.5% एनुअली ग्रो हुआ है। इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये नीचे थोड़ा कुछ स्टेप्स देख सकते हैं, इसमें एक समग्र गव्य यानी गाय विकास योजना है, ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इम्प्रूविंग वेटनरी सर्विस है, जो वेटनरी कॉलेजेस वगैरह हैं उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ ब्रीडेबल एनिमल, तो सरकार द्वारा आप देखेंगे ना कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है आजकल। जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जो इंसेमिनेशन होता था गायों का या भैंसों का, वो नहीं करके अब सारी जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केंद्र बनाए जा रहे हैं और उसको फोकस दिया जा रहा है। साथ ही सभी पशुओं को इम्यूनाइजेशन भी दिया जा रहा है ताकि वो किसी तरह की बीमारी से इन्फेक्टेड आसानी से नहीं हो। उसके लिए इम्यूनाइजेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस टू दिस हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं मतलब जो एनिमल है, पशु लाइव स्टॉक है, उनके लिए। प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड एनिमल फूड, ये भी सरकार प्रोवाइड। इसके साथ एक और स्कीम है यहाँ, पशु सखी योजना। तो इसके तहत क्या है कि जो हमारे यहाँ की औरतें हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको
उनको शिक्षित किया जाएगा, ताकि जो इस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इस तरह की चीज़ों से जो रिलेटेड सर्विस है वो खुद ही उसको अपने यहाँ यूज़ कर पाएँ, इसके लिए ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो। तो टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड मार्जिनल फार्मर्स, एनिमल हेल्थ सर्विस डिलीवर्ड थ्रू पशु सखी डिलीवरी मोड। तो इस पशु सखी योजना के तहत जो है सारी तरह की टेक्नोलॉजी एक्सेस करवाई जाएगी वुमेन को और मार्जिनल फार्मर्स को। इसके साथ ही एक बिहार एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी भी है, और इस पॉलिसी के तहत बिहार के जो एनिमल्स ब्रीड हैं, जो यहाँ के ट्रेडिशनल एनिमल ब्रीड हैं अच्छे वाले, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ का मिल्क आउटपुट और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये कृषि क्षेत्र में बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं। इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, और काफ़ी सारे डेटा मैंने यूज़ किए, इन डेटा को अगर आप अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी योजनाएं हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही 69th मेंस टेस्ट सीरीज जो हम लोग इस टेलीग्राम चैनल पर चला रहे हैं, उससे जाकर आप जुड़ सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, और इसका शेड्यूल अब यहाँ नीचे देख सकते हैं। अभी टेस्ट 4 21 नवंबर कल चलाया गया था, और ये अभी लाइव है। इसके साथ ही हमारा एक ब्लॉग है, इस पे भी जाकर आप जुड़ सकते हैं, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पर लिखे गए हैं कि हाउ टू क्रैक बीपीएससी इन फर्स्ट टाइम, और किस तरह से लिखने में बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में किस तरह की चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप कमेंट करें नीचे, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।